हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड कम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले MRPL 2021 का, दैट मीन्स मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का 2021 का, दैट मीन्स 21 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट पूछे गए थे। उसमें हमारे 80 क्वेश्चन जो थे वो टेक्निकल के थे और 40 क्वेश्चन जो थे वो हमारे नॉन टेक्निकल के थे। तो जो 80 क्वेश्चन थे हमारे टेक्निकल के, उसके जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन विद डिटेल सोल्यूशन डिस्कस करने वाले। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर है हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा था और रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर पेपर एक सेशन हमारा बनाया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये पेपर, आपको एनालाइज करना। देखिए अभी का पेपर है 2 महीने पहले का, 21 फरवरी 2021 का पेपर है, ठीक है। हालांकि हमारे अभी अप्रैल चल रहा है, 21 फरवरी 2021 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था और ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये MRPL ONGC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का, इसको आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिए यहाँ पे इंक्लूड किया, ये सिर्फ इंग्लिश में है। अगर आपको इसके हिंदी क्वेश्चन चाहिए होगा तो मैं इसका PDF जो है आप लोग को अपलोड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट आप इसके हिंदी क्वेश्चंस को साइड बाय साइड एनालाइज कर सकते हो अगर आपको कोई इंग्लिश क्वेश्चन में दिक्कत जा रही होगी तो, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हालांकि इसको आपको कहीं पर भी इसका पेपर अवेलेबल मिल जाएगा, बट उसकी चिंता मत करिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। रीहीट फैक्टर इन अ स्टीम टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन। देखिए जो रीहीट फैक्टर्स रहता है स्टीम टर्बाइन पे, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए जनरली वो स्टेज इफिशिएंसी, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, जो स्टीम की कंडीशन क्या रहती है उस पर भी डिपेंड करता है, और वो हमारे डिपेंड किस पे नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता रीहीट फैक्टर। बट यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, एग्जिट प्रेशर, स्टेज एफिशिएंसी, इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये तीनों भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा रीहीट फैक्टर स्टीम टर्बाइन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांसिस टर्बाइन इज यूजुअली यूज्ड फॉर। देखिए फ्रांसिस टर्बाइन, कबलन टर्बाइन, पल्टन टर्बाइन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइन से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो फ्रांसिस, ऐसा एक क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो फ्रांसिस टर्बाइन हम लोग कौन से हेड के लिए यूज़ करते हैं, वाटर का हेड क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए मीडियम हेड, इंस्टॉलेशन फ्रॉम 30 मीटर से लेके 180 मीटर का बीच में अगर हेड है तो हम लोग उसमें फ्रांसिस टर्बाइन ये यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइन रहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा पेल्टन व्हील, ठीक है। ये इम्पल्स टाइप ऑफ टर्बाइन है, ये हम लोग लो डिस्चार्ज हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं, जिसका हेड रहता है अबव 300 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फ्रांसिस टर्बाइन। ये एक हमारा रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन है, जिसमें से वाटर फ्लो होता है, एक रिएक्शन बेस पे हमारा ऑपरेट करता है। ये मीडियम डिस्चार्ज के लिए और मीडियम हेड के लिए यूज़ किया जाता है, और 30 से लेके 400 मीटर के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कापलान जो है, ठीक है। कापलान टर्बाइन जो है हमारा रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन है, और हम लोग इसको हाई डिस्चार्ज, देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज हाई है और यहाँ पे इम्पल्स के लिए लो डिस्चार्ज था, और इसका हेड जो है हमारा काफ़ी लो हेड के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका लो हेड का जो लेंथ हाइट रहता है वो रहता है हमारा 10 से लेके 60 मीटर तक। तो ये इस टाइप का जो आप कापलान टर्बाइन यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तो आपको ये तीनों भी ध्यान में रखना होगा, पेल्टन, फ्रांसिस और कापलान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके हेड प्लस उसका टाइप ऑफ टर्बाइन ये चार्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करा दिया आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे MRPL ने पूछे थे, ठीक है। 80 क्वेश्चन है, बट हम लोग आज के सेशन में 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। लोड फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन इज डिफाइंड एज। देखिए लोड फैक्टर हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, हमेशा मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो उसका फॉर्मूला रहता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लोड फैक्टर ये ऑलवेज लेस देन 1 रहता है, आपको पता होगा। डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है, ठीक है, बिकॉज एवरेज लोड इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम लोड। हमारा मैक्सिमम लोड ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द एवरेज लोड, इसीलिए इस लोड फैक्टर का रेशियो रहता है वो हमारा ऑलवेज लेस देन 1 रहता है। और ये किसके लिए हमें पता करना रहता है, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट जनरेट जो हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग ये लोड फैक्टर यूज़ करते हैं। एंड जितना हमारा हायर रहेगा लोड फैक्टर, उतना ही हमारा लेस रहेगा कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। ये आपको 3 कंक्लूजन मैंने यहाँ पे मेंशन किए, आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि लोड फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन इज डिफाइंड एज द एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इफिशिएंट प्लांट्स आर नॉर्मली यूज्ड एज। देखिए जो मोस्टली इफिशिएंट प्लांट्स रहते हैं वो किस पे यूज़ किए जाते हैं, आपको मैंने ये ग्राफ ऑलरेडी मैंने बता दिया, पीक कर्व और लोड कर्व का जो मैंने आपको ग्राफ बताया था। देखिए ये जो बेस लोड रहता है
इस बेस लोड प्लांट है हमेशा मोस्ट एफिशिएंट रहते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। हालांकि पीक लोड ऐसा नहीं करते, क्योंकि पीक लोड को सडन जो डिमांड रहती है एनर्जी की वो उसको फुलफिल करनी पड़ती है। बट बेस लोड प्लांट उसमें क्या रहता है कि हमारा जो इतना लोड है बेसिकली वो हमारा कनेक्टेड ही रहता है, तो इसलिए हम लोग उसके एफिशिएंसी के ऊपर काम करके एफिशिएंसी उसकी ऑलवेज ज़्यादा रहती है बेस लोड प्लांट की, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सेम मैक्सिमम डिमांड इफ द लोड फैक्टर्स आर डिक्रीज। अगर हम लोग लोड फैक्टर को डिक्रीज कर देते, दो क्वेश्चन सेम लोड फैक्टर पे पूछे गए थे, ठीक है। लोड फैक्टर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन क्या हो जाएगा, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, देखिए। अगर हम लोग मैक्सिमम डिमांड को कांस्टेंट करते हैं, लोड फैक्टर को अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था अगर इफ़ वी कीप मैक्सिमम डिमांड कांस्टेंट, तो मैंने आपको एक कंक्लूजन बताया था, जितना हमारा लोअर रहेगा पावर फैक्टर तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड वो हमारी हायर रहेगी। उसी के अपोजिट है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट, हायर द लोड फैक्टर ऑफ द पावर स्टेशन लेसर विल बी द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। आई होप आपके दोनों भी कंक्लूजन समझ में आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, देखिए क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी बेसिक्स थे, बट उसका पूछने का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कूलिंग ऑफ अ लार्ज साइज जनरेटर। देखिए आपको हाइड्रोजन कूलिंग के बारे में मैंने काफ़ी बार पढ़ा है। जब हम लोग लार्ज साइज अल्टरनेटर का या फिर जनरेटर्स को हम लोग कूल करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ये क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वो लाइट रहती है, ठीक है, और वो फायर रिस्क उसमें कम रहती है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। एक हाइड्रोजन कूलिंग सिस्टम का मैंने यहाँ पे इमेज यहाँ पे मैंने आपको इंक्लूड करा दिया, इसको आप अच्छी तरीके से पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ पावर नहीं। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, थर्मोकपल है, फोटोवोल्टिक सेल है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड सोलर सेल। तो ये तीनों जो है ये हमारे सोर्स ऑफ पावर है। फोटोवोल्टिक सेल, पीवी सेल्स हम लोग जिसको कहते हैं, सोलर सेल्स जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। बट थर्मोकपल इज नॉट अ पावर, सो इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। ये हमारा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्मोकपल क्या है, बेसिकली ये हमारा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, जिसमें हमारे पास दो डिसिमिलर मेटल वायर रहते हैं, जैसे टाइप ए वायर और टाइप बी वायर। इसमें एक हॉट जंक्शन पे के द्वारा और कोल्ड जंक्शन के द्वारा इसमें डिफरेंस रहता है हमारा वोल्टेज का, ठीक है। तो ये डिफरेंस हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो थर्मोकपल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। बंडल्ड कंडक्टर्स इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड फॉर। देखिए बंडल्ड कंडक्टर का एक ऑलरेडी मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए, इसके एडवांटेजेस रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा रेडियो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंक्रीज तो नहीं करता, देखिए आपने यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में आप देखे होंगे, ठीक है। इस टाइप के हम लोग 4 कंडक्टर्स में बंडलिंग किया रहता है, ठीक है। हालांकि हम लोग एक ही कंडक्टर यूज़ कर सकते थे, बट इस बंडल कंडक्टर का यूज़ करने के कारण जो रेडियो इंटरफेरेंस रहता है वो हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट इज ऑपरेटेड इन अ कंजंक्शन विद अ स्टीम पावर प्लांट। जब हम लोग पम्प स्टोरेज पावर प्लांट ऑपरेट करते हैं इन कंजक्शन विद स्टीम पावर प्लांट, तो उस केस में हमारा जो लोड फैक्टर है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। मैंने आपको काफ़ी थोड़ी देर पहले बताया था लोड फैक्टर का इंक्रीज और डिक्रीज होने के हमारे कॉस्ट ऑफ यूनिट जनरेटेड पे क्या असर होता है करके। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब हम लोग ये पंप स्टोरेज पावर प्लांट को थर्मो पावर प्लांट के साथ में यूज़ करते हैं तो उस केस में हमारा लोड फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये कंक्लूजन ध्यान में रखना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, नेगेटिव सीक्वेंस रिले। हमने ये क्वेश्चन काफ़ी बार करा है। नेगेटिव सीक्वेंस रिले हम लोग कॉमनली किसके लिए यूज़ करते हैं, ये अल्टरनेटर के लिए यूज़ करते हैं, अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारा अनबैलेंस लोडिंग रहता है हमारे अल्टरनेटर पे, वो हमारा नेगेटिव सीक्वेंस करंट कॉज करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव सीक्वेंस रिले हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is a 250 volt lamp has a total flux of 1500 lumens and it takes a current of 0.4 amperes. The total number of lumen per watt are, देखिए एक 250 वोल्ट लैम्प है हमारे पास, ठीक है, जिसके टोटल फ्लक्स कितने हैं वो है हमारे 1500, ठीक है। और हमारे पास करंट कितना है 0.4 एम्पियर का। आपको पता है ल्यूमिन एफिशिएंसी हम क्या हम लोग रहते हैं किस में लोग मेजर करते हैं, ल्यूमेंस पर वाट में, ठीक है। तो हमारे पास वाट निकालना है हमें, तो वाट निकालने के लिए 250 मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा 0.4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 100 वाट कंजम्पशन है इसका। और लोडर ल्यूमेंस कितना है 1500, तो हम लोग 1500 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 15 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ल्यूमेन पर वाट कितना आया 15, ठीक है। द वेपर डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड फॉर अ डोमेस्टिक लाइटिंग इज,
वेपर डिस्चार्ज ट्यूब जो हम लोग डोमेस्टिक लाइटिंग के लिए रहते हैं उसमें 2 फिलामेंट रहते हैं, ध्यान में रखिएगा 2 फिलामेंट इट हैज़। आपको इमेज में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये फर्स्ट फिलामेंट हो गया और ये दूसरा फिलामेंट हो गया। ये वेपर डिस्चार्ज है हम लोग जो कॉमन लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमारा रहता है 2 फिलामेंट का, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सोडियम वेपर लैम्प द फंक्शन ऑफ अ लीक ट्रांसफार्मर। देखिए सोडियम वेपर लैम्प आपने कुछ इस तरीके से देखो कि हम लोग प्रीवियसली इस टाइप के सोडियम वेपर लैम्प ये यूज़ करते थे। इसका कलर भी चेंज होता है, इनिशियली उसका कलर पिंकिश टाइप ऑफ रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें लीक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसके 2 एडवांटेज रहते हैं। इससे हमारी जो आर्क रहती है इसके बीच में, ठीक है, जो आर्क प्रोड्यूस होती है तो हमारी स्टेबलाइज होती है और हम लोग सप्लाई वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। The next question is which part of a motor needs a maximum attention for a maintenance। इसमें से जहाँ पे जो मोटर दिखाई दे रही है आपको इमेज में, इसमें से कौन से पार्ट को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है हमें मेंटेनेंस के टाइम पर, तो वो रहता है हमारा बियरिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस पोर्शन इज नोन एज अ बियरिंग। ये इससे क्या होता है कि आपका स्मूथ ऑपरेशन होता है इस मोटर का। अगर बियरिंग में प्ले वगैरह आता है तो उसके कारण हमारा एक्सेस हीट जनरेट होता है और ये हमारे इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं इस वाइंडिंग को डैमेज कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन की भी ज़रूरत रहती है। तो जो बियरिंग रहता है उसको हम लोग मैक्सिमम अटेंशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेवी ड्यूटी क्रेन्स आर यूज्ड इन। हेवी ड्यूटी क्रेन्स हम लोग किस में यूज़ करते हैं? ओवर हैंडलिंग प्लांट्स, स्टील प्लांट्स और हेवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में, ये तीनों में हम लोग हेवी ड्यूटी क्रेन्स जो है लिफ्ट अप करने के लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। इसमें से इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का एडवांटेज क्या है? ये क्या करता है, हमारा वियर एंड टियर ऑफ ट्रैक है इसको अवॉइड करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है हालांकि। रिलक्टेंस मोटर इज, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर क्या है कि ये हमारी सेल्फ स्टार्टिंग टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको रिलक्टेंस मोटर ध्यान से समझना होगा तो ये ऑलरेडी सेशन मैंने काफ़ी दिनों पहले डाल रखा है चैनल पे। एक आप देख सकते हैं 15 मिनट का सेशन है, इसको आप जाके अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपको रिलक्टेंस मोटर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर फॉर अ ब्रेकिंग यूजेस। बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर ब्रेकिंग के लिए क्या यूज़ करती है? वो हम लोग मैकेनिकल ब्रेकिंग उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ पे रहता तो हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसको क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑब्टेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं हमने कोई ना कोई सेशन में कवर अप किया। अगर हमने 5 से 10 सेशन अगर एक सीरीज़ के हमने कवर अप करा दिए तो सारे सेशन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। इसलिए ही आपको अभी भी पूछे गए थे। टू ऑब्टेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर इज, तो वो रहती है हमारी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। मैंने आपको पता था पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से हम लोग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो जिसको हम लोग कहते हैं डोनर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ट्राइवैलेंट हम लोग लगा दें तो पी टाइप, उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज रहती है? एन टाइप में आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी एंड एक्सेप्ट टाइप में बोरॉन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम, ये हम लोग इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीनर डायोड हैज़। देखिए जीनर डायोड का जो प्रॉपर्टी रहता है वो रहता है हमारा शार्प ब्रेकडाउन। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, ये जीनर ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से सिंबल रहता है हमारे जीनर डायोड का, ठीक है। इट हैज़ अ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज एट अ लो रिवर्स वोल्टेज। लो रिवर्स वोल्टेज पे हमारा इसका शार्प ब्रेकडाउन रहता है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है रिवर्स मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a potential barrier PN junction is established due to the charge on either side of the junction। दो चार्जेस था जो देखिए PN जंक्शन में जो चार्जेस ये होता है, यहीं पे स्टेटमेंट का यही मीनिंग है। पोटेंशियल बैरियर एट द PN जंक्शन इज एस्टेब्लिश ड्यू टू द चार्ज ऑन द ईदर साइड ऑफ द जंक्शन। इस जंक्शन के पास तो वो क्या रहता है, हमारे डोनर और एक्सेप्टर आयंस रहते हैं बेसिकली, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन अ सी मोड। सी मोड मतलब क्या होता है? कॉमन इमिटर मोड। कॉमन इमिटर मोड में क्या होता है, हमारा जो मीडियम इसका इनपुट इम्पिडेंस रहता है वो हमारा मीडियम रहता है और हाई आउटपुट रेजिस्टेंस उसका रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। आउटपुट रेजिस्टेंस जो रहता है हमारा बेसिकली वो नियरली रहता है 50 किलो ओम्स के रेंज में, ओके। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की, इनपुट रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो रहता है हमारा 1 किलो ओम से लेके 2 किलो ओम्स के बीच में, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
Then the next question is question number 23. The output power of a power amplifier is several times its input power. It is because, देखिए पावर एम्पलीफायर का आउटपुट पावर काफ़ी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द इट्स इनपुट पावर. इट इज़ बिकॉज कि वो जो पावर एम्पलीफायर क्या करता है, कन्वर्ट करता है पार्ट ऑफ अ डीसी इनपुट पावर इनटू एसी आउटपुट पावर. ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर टीटीएल सर्किट जो है हमारे विद एक्टिव पुलअप आर प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ देयर सुटेबिलिटी फॉर टीटीएल लॉजिक सर्किट जो रहता है. ठीक है, ईसीएल लॉजिक हो गया हमारे, टीटीएल सर्किट्स हो गए, ये डिफरेंट सर्किट्स हैं. हालांकि मैं उसको सेपरेट सेशन में आपको पढ़ा दूंगा. तो वो सर्किट में जब हम लोग एक्टिव पुलअप प्रेफर करते हैं वो क्यों रहता है, बिकॉज हम लोग उसका डिसिपेशन और स्पीड ऑफ ऑपरेशन काफ़ी अच्छा रहता है. उसका डिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहता है और स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी उसका काफ़ी अच्छा रहता है. तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ लॉजिक फंक्शन, यहाँ पे लॉजिक फंक्शन गिवन है ए एंडेड विद अ बी बार वोल बार एंडेड विद अ ए बार मल्टीप्लाइड बाय एंडेड विद अ बी वोल बार. ठीक है, देखिए सिंपल है. इसको अब मैं आपको बता दूँ, लॉजिक सर्किट का अगर आपने सॉल्व किया होगा, देखिए कंप्लीट आपका अगर इस तरीके से इसका इक्वेशन है, इसका आउटपुट यहाँ पे देखिए, अगर आपका ए एंडेड विद अ बी बार वोल बार मल्टीप्लाइड है ए बार एंडेड विद अ बी वोल बार. ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये जो दो बार्स है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो यहाँ पे आ जाता है ए बार एंडेड विद अ बी, क्योंकि देखिए ए बार मतलब क्या होता है, मतलब ए का अगर हमारा इनपुट है तो आउटपुट आता है हमारा 0. ठीक है, नॉट गेट के टाइम पे. ठीक है, और अगर हमारा 0 है तो हमारा आउटपुट आया था 1. तो ए डबल बार का मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि हमने ए को क्या करिए, फर्स्ट अगर हमने इनपुट ए का अगर हमने इनपुट 1 दिया और ए डबल बार बोला तो हमारा आउटपुट भी उसका सेम आता है. ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि उसका डबल इन्वर्जन होता है. ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा. उसी तरीके से ये जो लॉजिक रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, बी डबल बार है, दैट मीन्स यहाँ पे एक बार कैंसिल हो जाएगा. इस बार ये बार जो है यहाँ पे ए पे आ जाता है. ठीक है, हालांकि मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से लॉजिक सर्किट्स के इसमें समझाया है. ठीक है, और यहाँ पे जो एंडेड है दोनों के साथ में ये और हो जाता है इस केस में. ठीक है, ये और हो जाता है मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ए एंडेड विद अ बी बार. ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना होगा तो जो हमारा यूपीपीसीएल जे के लिए मैंने लॉजिक सर्किट का एक सेशन प्रोवाइड किया था आपको, वो जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट. उसमें सिंप्लीफिकेशन की जो एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और जो हमारे डी मॉर्गन्स लॉ है, उससे मैं आपको ये इजीली आपको ये समझ में आ जाएगी. ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपेरेटर्स रिक्वायर्ड इन अ 3-bit कंपेरेटर्स टाइप ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जो हमारे पास कंपेरेटर की रिक्वायरमेंट है 3-bit कंपेरेटर्स की, तो वो रहती है हमारी 7. तो वो उसका आंसर क्या रहता है 2n. तो n का वैल्यू कितना है 2^3 है, तो आता है 8 - 1 7 कंपेरेटर्स की रिक्वायर्ड. जो कंपेरेटर रिक्वायर्ड रहते हैं हमारे पास 3-bit कंपेरेटर टाइप ऑफ ADC के लिए, वो रहते हैं हमारे 7. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुलियन फंक्शन. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. द बुलियन फंक्शन a एंडेड विद अ b और विद अ c मल्टीप्लाइड बाय d, दैट मीन्स एंडेड विद अ d, इज टू बी रियलाइज्ड यूजिंग ओनली 2 इनपुट नैंड गेट्स. इस फंक्शन को हमें दो नैंड गेट इनपुट्स के साथ रियलाइज करना है. तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कितने रिक्वायर्ड रहेंगे, तो हमें 3 गेट की रिक्वायरमेंट रहेगी. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास इनपुट नैंड गेट्स है, ये हो गया हमारा नैंड गेट, 2 इनपुट नैंड गेट है. तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ गेट्स की ज़रूरत है. देखिए इसका आउटपुट एक्सप्रेशन बता देता हूँ आपको. ये है हमारा A, B, C और D. देखिए इन दोनों का एंडिंग क्या रहता है, A एंडेड विद B, बट ये नैंड गेट होने के कारण यहाँ पे बाहर लग जाता है. ठीक है, ये आ गया. इन दोनों का एंडिंग क्या होगा, A एंडेड विद B, यहाँ पे नॉट अ, ये A एंडेड नहीं है, यहाँ पे C और D है. ठीक है, वेरिएबल्स. ठीक है, और इसको कंप्लीटली बाहर लोगे. ये हो गया उसका आउटपुट ऑफ नैंड दिस गेट एंड दिस गेट का. ठीक है, तो इन दोनों का हमें फिर से नैंडिंग करना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A एंडेड विद B बार का एंडेड विद C एंडेड विद D. ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये हमने 2 इनपुट यहाँ पे चले गए. ठीक है, ये दोनों इनपुट यहाँ पे आ गए हमारे. तो ये
ये तो दोनों का एंडिंग हो गया, ये तो हो गया हमारा वेरिएबल एक और ये वेरिएबल दूसरा, और इसका भी हमारा ना एंडिंग, दैट मीन्स बार रहेगा। तो इसको रियलाइज़ करने के लिए ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा ए और बी बार के ऊपर, दैट मीन्स ए एंडेड विद अ बी, और यहाँ पे हमारा एंडिंग है और इस बार को हमें हटाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा और आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी एंडेड विद अ डी, तो हमारा ये रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ गेट कितने चाहिए हमें, 3 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, द पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर फॉर अ एसी मोटर इज फेड फ्रॉम अ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग। देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर है एसी मोटर के लिए, हम लोग किससे फेड करते हैं, वो रहता है हमारा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में क्या आता है, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ डायोड जिसको हम लोग कहते हैं, डायोड से हम लोग जो ब्रिज बनाते हैं वो हम लोग अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर का आउटपुट कुछ इस तरीके से रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड बी यूज्ड एज अ स्विच इन द लो पावर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने आपके सीपीयू में, कंप्यूटर में इस तरीके से एसएमपीएस देखा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं एसएमपीएस। फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइक्लो कन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर, एक साइक्लो कन्वर्टर द्वारा फेड किया गया इंडक्शन मोटर ड्राइव इज द मोस्ट सूटेबल फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। वो जो ड्राइव रहता है हम लोग किसके लिए बेसिकली यूज़ करते हैं मोस्ट सूटेबल, तो वो रहता है हमारा मशीन टूल के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बक रेगुलेटर, एक बूस्ट रेगुलेटर रहता है और बक रेगुलेटर रहता है, जिसका एक इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट और हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट्स का। तो ड्यूटी साइकिल्स क्या आएगा, ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल आएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है हमारा 5 वोल्ट है, 12 हमारा ये आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हो गया हमारा ड्यूटी साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, एन एलसी सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड टू अ डीसी सप्लाई ऑफ ई वोल्ट्स वाया थायरिस्टर। देखिए एलसी सीरीज सर्किट है, हमने ई, इसको वीएस ना मानते हो आप, ई मान के चलेगा, प्लस माइनस। तो जब हम लोग उसको टर्न ऑफ करते हैं, एक थायरिस्टर के द्वारा हमने कनेक्टेड करके रखा है, ठीक है। जब हम लोग उसको टर्न ऑफ करते हैं तो उस केस में थायरिस्टर के अक्रॉस में कौन सा वोल्टेज अपीयर होता है, तो वो ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग इसको टर्न ऑफ करते हैं तो इनिशियली जो कैपेसिटेंस चार्ज होता है, ठीक है, ये पोलैरिटी कुछ इस तरीके से हो जाती है, बट जब हम लोग इसको टर्न ऑफ करते हैं तो यहाँ पे ये पोलैरिटी अपोज हो जाती है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने ई सप्लाई वोल्टेज दिया था, ये रिवर्स सप्लाई वोल्टेज माइनस ई यहाँ पे इसके अक्रॉस में अपीयर हो रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं आपको एक क्विकली सेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हम लोग फास्ट नहीं जा रहे क्योंकि आपको हमेशा पता ही होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विकली अगर गो थ्रू करते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर सेशन चाहिए होता तो मैं उसको आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, इन अ 3-phase सेमीकंडक्टर फॉर अ फायरिंग एंगल लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट फॉर। देखिए जब हमारा फायरिंग एंगल अल्फा का वैल्यू रहता है लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री, तब हमारा जो फ्री व्हीलिंग डायोड रहता है वो कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हो गया हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड, और ये हमारा 3-phase सेमी कन्वर्टर, ठीक है। सेमी कन्वर्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर हमने यूज़ किया ट्रांजिस्टर, हमने थायरिस्टर यूज़ किया और यहाँ पे नीचे डायोड यूज़ किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर करंट ट्रांसफार्मर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्टेड 3-phase ट्रांसफार्मर। कौन सा टाइप ऑफ कनेक्शन हम लोग एम्प्लॉयड करते हैं करंट ट्रांसफार्मर के लिए, उसके प्रोटेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्टेड 3-phase ट्रांसफार्मर के लिए। तो उस केस में हम लोग डेल्टा स्टार कनेक्शन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो रहता है सिटी ऑन एनी स्टार वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन अ डेल्टा, दैट ऑफ सिटी इन एनी डेल्टा कनेक्टेड इन अ स्टार, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोरोना लॉस ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम एट अ 50 हर्ट्ज system is a 1 kilowatt per kilometer per phase. What is the corona loss at a 60 hertz in a kilowatt per kilometer per phase? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, इसका काफ़ी लंबा इक्वेशन आता है कोरोना इक्वेशन का, कोरोना लॉस का, वो आता है हमारा 241 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय f + 25 अपॉन डेल मल्टीप्लाइड बाय √r/d मल्टीप्लाइड बाय VPH - VC होल स्क्वायर। तो
इसमें एफ जो रहता है हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहता है, डेल रहता है डेंसिटी फैक्टर, आर रहता है हमारा रेडियस ऑफ द कंडक्टर, डी रहता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, वीपीएच हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और ये जो वीसी है ये हमारा रहता है, ये रहता है हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक है, तो कोरोना लॉस क्या है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F प्लस 25। अगर हम लोग सारे एलिमिनेट करते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी के मैंने, तो हमारा P1/P2 का रेशियो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कोरोना लॉस एट 50 हर्ट्ज और नेक्स्ट इज 60 हर्ट्ज के लिए, तो आ जाएगा F1 प्लस हमारा कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ठीक है, F1 प्लस 25 अपॉन F2 प्लस 25। इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, F1 का 60 और F2 का हम लोग यहाँ पे 50, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, F1 का यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, और F2 का हो जाएगा हमारा 60, नया जो हमारा F2 है 60 हर्ट्स के लिए। तो उस केस में हमारा जो P2 का वैल्यू आता है, P1 का वैल्यू कितना आया था 1 किलोवाट, इसमें भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा 1 किलोवाट। तो अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो P2 का वैल्यू आता है, दैट मीन्स कोरोना लॉस एट 60 हर्ट्स के लिए आता है, वो आता है हमारा 1.13 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। इफ द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट देन मशीन वुड रिफ्यूज टू स्टार्ट। इसको हम लोग क्या फिनोमेना कहते हैं, कॉगिंग। जब हमारे स्टेटर स्लॉट इक्वल्स टू हो जाते हैं रोटर टीथ, ठीक है, तो वो यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग के कारण हमारा जो मशीन है वो रन होने के लिए रिफ्यूज़ करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉगिंग फिनोमेना। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्रॉलिंग जब हमारा लो स्पीड पे वर्क करता है 1/7 ऑफ एक्चुअल स्पीड पे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉलिंग। लार्ज वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट इंडिकेटर, देखिए लार्ज वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट इंडिकेटर हमारा इंडिकेटर रहता है कि जहाँ पे हमारा पावर फैक्टर अच्छा है, गुड पावर फैक्टर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैश पॉइंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी हायर एट। आपको पता होना चाहिए फ्लैश पॉइंट क्या होता है, ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे हमारा वेपर रहता है इस लिक्विड के ऊपर। ठीक है, ये वेपर जो रहता है हमारे लिक्विड के ऊपर वो जस्ट इग्नाइट हो जाता है जस्ट हमारा इग्निशन सोर्स पे। अगर हमारा इग्निशन सोर्स हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, यहाँ पे इग्नाइट कर दिया, तो हमारा वहाँ पे जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्लैश पॉइंट। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए, वो मिनिमम आपका 104 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए। ठीक है, शुड बी हायर देन, इट शुड बी हायर देन 104 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें लगा। ठीक है, एक आपके पास है, एक मैन है, ठीक है, इट हैज़ अ 3 रेजिस्टेंस, इसके पास में 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1/3 है। ठीक है, अब इनको क्या लगा कि हमें एक मिनिमम रेजिस्टेंस फॉर्म करना है इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाते हुए, बट ये कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, तो हमारा इसको क्या करना पड़ेगा, ये पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा 1/3 1/3 और 1/3, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द पैरेलल में। अगर यहाँ पे 1/3 पैरेलल में है तो मैंने आपको बताया था सिमिलर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस 3 पैरेलल में कनेक्टेड है, 1/3 पैरेलल 1/3 पैरेलल 1/3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 को डिवाइड कर देना पड़ेगा 3 से। ठीक है, सिंपली नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो 1/9 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो इनके पास मिनिमम रेजिस्टेंस कितना ऑब्टेन होगा, 1/9 ओम्स का ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। अ बैटरी मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सेल, एक 6 सेल है हमारे पास, ये हो गया फर्स्ट, दूसरा सेल हो गया, तीसरा, चौथा, 6 सेल है हमारे पास। इट इज़ एबल टू डिलीवर 4 एम्पेयर, इसमें से 4 एम्पेयर का करंट हमारा फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो हाउ मच शुड बी द वोल्टेज एंड करंट इट कैन डिलीवर। तो 1 वोल्ट का, एक बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। इस तरीके से माइनस चाहिए, माइनस प्लस 2 वोल्ट, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण इसका टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना आता है, 12 वोल्ट। ठीक है, अब आपके घर पे जो रिमोट में सेल आप इस तरीके से लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो एक का वोल्टेज रहता है 1.5 वोल्ट
1.5 वोल्ट, तो इसका टोटल कॉम्बिनेशन रहता है हमारा 3 वोल्ट का, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे 12 वोल्ट ही सप्लाई कर पाएंगे, और ये सीरीज़ में कनेक्टेड होने के कारण इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा सेम ही रहेगा 4 एम्पियर्स का। दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये थे आज के सेशन के 40 क्वेश्चन। अभी हमारे पास जो 40 रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, ठीक है, वो हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और सेशन में आपको जल्दी से जल्दी जो इसका पार्ट 2 है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो आशा करता हूँ आज का सेशन समझ में आया। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रीली, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।